नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 3 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। चूंकि आज संडे है तो एडिटोरियल डिस्कशन आज पब्लिश नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और कमेंट कर दीजिए, इससे वीडियो के एंगेजमेंट्स बढ़ जाते हैं। पहली न्यूज, फ्री वैक्सीनेशन फर्स्ट फॉर 3 करोड़ हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स। देखिए, एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, कोविशील्ड वैक्सीन, ठीक है ना, इसको ऑलमोस्ट अप्रूवल मिल चुका है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है जो डीसीजीआई की, उसने इसको अप्रूवल दे दिया है। कुछ दिनों में एक फॉर्मल अनाउंसमेंट आएगा कि भाई एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को इंडिया में अप्रूवल मिल चुका है। भारत बायोटेक की जो वैक्सीन थी कोवैक्सीन, उसको अप्रूवल मिलने में भी समय है, उससे कुछ एक्स्ट्रा डाटा मांगा गया। अब यहां पे एक अनाउंसमेंट आई है। अनाउंसमेंट किसकी है? हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब की। इन्होंने सैटरडे को बोला कि जो फ्री कोविड वैक्सीनेशन है वो 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। इसके लिए एक ड्राई रन कराया जा रहा है। ड्राई रन का मतलब है कि वैक्सीन को ओरिजिनली दूसरों को, मतलब लोगों को एडमिनिस्टर करने से पहले एडमिनिस्टर करने के तरीके की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए एक सैंपल रन कराया जाता है, जिसको आप ड्राई रन बोलते हो। तो ये ड्राई रन कंडक्ट कराया जा रहा है 125 डिस्ट्रिक्ट्स में 285 साइट्स पे। इसके लिए पहले से बहुत प्रिपरेशंस हो रही हैं। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ठीक ठाक प्रिपरेशन को क्लियर कर रखी है। 27 करोड़ प्रायोरिटी बेनिफिशियरीज को और ये मतलब दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को, फिर 27 करोड़ ऐसे बेनिफिशियरीज जिनकी उम्र या तो 50 साल से ज्यादा है या फिर 50 साल से कम है बट कोई बीमारी है। तो भाई इन लोगों को 27 करोड़ ये लोग और 3 करोड़ हेल्थ एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स, इनको सबसे पहले वैक्सीन दी जा रही है। ठीक है भाई। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्राइव इज टू गियर अप फॉर द रोल आउट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन अक्रॉस द कंट्री। किसकी बात हो रही है? तो ये बात हो रही है ड्राई रन की। ड्राई रन इस बात को टेस्ट करने के लिए किया जा रहा है कि जब हम वैक्सीन को एक्चुअली मार्केट में उतारेंगे तो क्या सिचुएशन होगी। तो कोविड-19 की वैक्सीन को मार्केट में उतारने के समय पे ऑपरेशनली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसकी ऑपरेशनल फीसिबिलिटी को चेक करने के लिए ये ड्राई रन कराया जा रहा है। यहां पे जो कोविन नाम की एप्लीकेशन है ना, इसको भी टेस्ट किया जा रहा है। जो कोविन नाम की एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे आप जाके अपने डिटेल्स को रजिस्टर कर सकते हैं और सरकार को बता सकते हैं कि भाई हम भी कोविड-19 की वैक्सीन लेना चाहते हैं। तो प्लान करना और प्लान को इंप्लीमेंट करना, इसमें कोविन एप्लीकेशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है भाई। तो अलग अलग जो प्रोग्राम मैनेजर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो भी इस कोविन एप्लीकेशन में जो डाटा है उसके बेसिस पे अपने डिसीजंस को और अच्छी तरीके से ले पाएंगे। अब यहाँ पे वैक्सीन हेजिटेंसी एक फिनोमिना आ रहा है। जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई फेज 3 ट्रायल्स के रिजल्ट तो चलिए आ गए हैं, लेकिन फेज 3 ट्रायल्स के रिजल्ट को तो सालों साल टेस्ट किया जाता है, आप तो तुरंत ही वैक्सीन को मार्केट में उतार रहे हो। तो यहाँ पे जो मिनिस्टर है हर्षवर्धन साहब, इन्होंने बोला कि देखिए, वैक्सीन हेजिटेंसी एक बहुत ही नॉर्मल बात है। जब पोलियो की वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय पे भी लोग डर रहे थे कि कहीं पे ये पोलियो की वैक्सीन नुकसान ना पहुंचा दे लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं वो ह्यूज सक्सेस बन के आई है। उसी प्रकार से सरकार यहाँ पे लोगों को एश्योरेंस दे रही है कि आप लोग चिंता मत करिए, हम लोगों की हेल्थ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोविड-19 की वैक्सीन भी सक्सेस होगी। सारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स की ऑपरेशनल गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, ऐसा हर्षवर्धन साहब ने बोला है। ठीक है भाई। ये जो कोविन प्लेटफॉर्म था, पहले इसको इवन प्लेटफॉर्म बोला जाता है, अब इसको कोविन बोल दिया गया है। ये प्रोवाइड करेगा रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन स्टॉक्स, उनका टेम्परेचर, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रैकिंग ऑफ बेनिफिशियरीज, जिसने भी कोविड-19 वैक्सीन लेनी है। तो इंडिविजुअलाइज्ड ट्रैकिंग में जो लोग कोविड की वैक्सीन लेना चाहते हैं वो लोग भी अपने डाटा को एंटर कर सकते हैं, और जिसने कोविड-19 की वैक्सीन ले ली उसका हेल्थ स्टेटस क्या है उसको चेक करने में भी ये जो कोविन प्लेटफॉर्म है ये मदद करेगा। तो क्या बोला जा रहा है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इसको जरूर याद रखिए। विल असिस्ट द प्रोग्राम मैनेजर्स अक्रॉस ऑल लेवल्स, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो, रूरल लेवल हो, नेशनल लेवल हो, through automated session allocation for pre-registered beneficiaries, their verification, and for generating a digital certificate upon successful completion of the vaccine schedule, जो मैंने अभी आपको बताया। अब तक कोविन प्लेटफॉर्म पे 75 लाख बेनिफिशियरीज ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। देश के बिल्कुल रिमोट हिस्से तक ये वैक्सीन पहुंचे, इसमें कोविड प्लेटफॉर्म काफी मदद करने वाला है। साथ साथ कंट्री का जो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पे इन वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा, इसको भी प्रॉपरली अपग्रेड किया जा रहा है। इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि सिरिंजेस अवेलेबल हो, बाकी लॉजिस्टिक्स अवेलेबल हो। अब हम लोग अपने देश में बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स को ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं, जैसे कि पोलियो, रूबेला, मीजल्स। उसी प्रकार से कोशिश तो यही है और उम्मीद यही है कि जो कोविड का वैक्सीनेशन ड्राइव है ये भी सक्सेसफुल होगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी, अंडर इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ। नेक्स्ट न्यूज है, एलईटी लीडर हेल्ड अहेड ऑफ एफएटीएफ मीट। पाकिस्तान का एक टेंडेंसी है
कि जब भी उसकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होने वाली होती है, जिसमें इस चीज के ऊपर बातचीत होने वाली होती है कि हाँ भाई पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करना है या नहीं करना है, उससे पहले वो कोई ना कोई स्टेप लेते हैं। तो 26/11 मुंबई अटैक का जो मेन आरोपी था लश्कर तैयबा का ऑपरेशंस कमांडर जकीउर रहमान रखवी, जकीउर रहमान रखवी को अभी रिसेंटली पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने अरेस्ट कर लिया है। इसके ऊपर इंचार्ज ये लगाया गया है कि ये टेरर फंड्स को इस्तेमाल कर रहा था। अब यहां पे बात ये बोली गई है कि भाई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जनवरी और फरवरी में यह बातचीत होने वाली है कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के नॉर्मल लिस्ट में लेके आना है या ग्रे लिस्ट से निकाल के उसको ब्लैक लिस्ट में डालना है। तो यहां पे पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट ना हो जाए, इसलिए पाकिस्तान कोशिश क्या कर रहा है कि वो ये दुनिया को दिखाए कि भाई उसने टेररिज्म के खिलाफ कुछ किया है। तो जकीउर रहमान रफी के ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया है कि एक डिस्पेंसरी रन कर रहा है हॉस्पिटल टाइप का, जहां पे फंड्स का प्रयोग करके टेररिज्म फाइनेंसिंग करता है, लोगों को टेररिज्म के लिए रिक्रूट करता है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। किसने बोला? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पुलिस स्पोक्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान प्रोविंस ऑफ पंजाब की तरफ से स्टेटमेंट आया है। अब खास बात यहाँ पे यह है कि जकीर उर रहमान लखवी का नाम यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल लिस्ट ऑफ बैंड टेररिस्ट में भी आता है, जिसको आप बोल सकते हो अंडर यूएनएससी 1267 1373 कमेटी। अब बात यहाँ पे यह है कि आपने जकीर रहमान लखवी को अरेस्ट कर लिया और उसके ऊपर केस चलेगा एंटी टेररिज्म कोर्ट ऑफ लाहौर में। इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि जब भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होने वाली होती है, तब पाकिस्तान किसी ना किसी ऐसे आदमी का अरेस्ट कर लेता है और ये दिखाता है कि देखिए हम टेररिज्म के खिलाफ कुछ एक्शन ले रहे हैं, जबकि एक्चुअली में कोई एक्शन नहीं हो रहा होता। जैसे कि जुलाई 2019 में लश्कर तैयबा के फाउंडर हाफिज सईद को अरेस्ट किया गया था। तो ये सब बातें यहाँ पे कही जा रही है। मतलब पाकिस्तान एक्चुअली में टेररिज्म को अपनी धरती से हटाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, बस वो अपने ग्रे लिस्ट को ब्लैक लिस्ट में बदलने से रोकने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। ठीक है भाई, एक 27 पॉइंट का एक्शन प्लान दिया गया है पाकिस्तान को टू करप्ट टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, और अब तक पाकिस्तान उसमें कुछ खास नहीं कर पाया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात की जाए तो इसका फ्रेंच नेम है ग्रुप डी एक्शन फाइनेंशियल है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1989 में बना था G7 के द्वारा। क्या काम था इसका? डेवलप पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। इन 2001 इट्स मैंडेट वाज एक्सपेंडेड टू इंक्रीज टेररिज्म फाइनेंसिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है एफएटीएफ के? टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स टू द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है और कहीं ना कहीं इस पॉलिसी मेकिंग बॉडी में अलग अलग कंट्रीज अपनी पॉलिटिकल विल के साथ ऑपरेट करती हैं ताकि टेररिज्म को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए प्रॉपर लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लेके आ सके। एफएटीएफ की एक लिस्ट है एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट, जिसको बोला था कॉल फॉर एक्शन। जिन कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट किया गया उनके ऊपर प्रॉपर इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्शन लिया जाएगा। और एक होती है एफएटीएफ ग्रे लिस्ट, जिसको बोला था अदर मॉनिटर्ड ज्यूरिसडिक्शन। तो जो ग्रे लिस्ट में होता है उसके ऊपर लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं और जो ब्लैक लिस्ट में होता है उसके ऊपर जबरदस्त एक्शंस लगाए जाते हैं। इंडिया एफएटीएफ का मेंबर है जून 2010 से। यहां पे इंडिया के पास पहले ऑब्जर्वर स्टेटस था, ठीक है, 2006 में, और 2010 से इंडिया के पास फुल मेंबरशिप आ गई है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। जनरल स्टडीज पेपर 3 में सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट में ये चीज आपको काम आएगी। फिर इकोनॉमी से रिलेटेड एक न्यूज निकल के आ रही है, मंथ वाइज ये डाटा पब्लिश होते हैं। यहां पे पता चल रहा है कि ट्रेड डेफिसिट गोट्स टू $15 बिलियन इन दिसंबर। देखिए इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और दिसंबर 2020 में दे हैव कॉन्ट्रैक्टेड बाय अराउंड 0.8%। और जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया की दिसंबर में वो है $15.71 बिलियन। आप बोलोगे ट्रेड डेफिसिट क्या होती है? तो हम कुछ सामान को इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में और कुछ सामान को इंडिया से बाहर भेजते हैं दूसरे देशों में। तो ये होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो फर्क होता है उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। अगर इंपोर्ट्स ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है तो वो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगी। अगर इंपोर्ट्स कम है और एक्सपोर्ट्स ज्यादा है तो वो ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। इंडिया की ट्रेड डेफिसिट है जो कि है $15.71 बिलियन। ठीक है भाई, अगर आप बात करो दिसंबर 2020 की, तो दिसंबर 2020 में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है गुड्स वर्थ $26.89 बिलियन, जबकि दिसंबर 2000 इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था $27.11 बिलियन। तो थोड़ा ही कम हुआ है, 0.8% का कमी है यहाँ पे। ये डाटा किसने प्रोवाइड किया है? कॉमर्स मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड किया। लेकिन अगर आप नवंबर से इस डाटा को कंपेयर करोगे तो नवंबर से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि नवंबर 2020 में कंपेयर टू नवंबर 2019 एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन था 8.74% का। अगर आप इंपोर्ट्स की बात करो तो 9 महीने के बाद जो इंपोर्ट्स हैं दिसंबर में वो बढ़े हैं 7.6% और पहुंच गए हैं $42.6 बिलियन पे।
ठीक है भाई। फरवरी 2020 में जो इंपोर्ट्स थे वो थे 2.48%, मतलब फरवरी 2020 के इंपोर्ट्स बढ़े थे 2.48% कंपेयर टू फरवरी 2019। उसके बाद से इंपोर्ट घटते ही गए, घटते ही गए, घटते ही गए। दिसंबर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है इंपोर्ट्स में, कितनी? 7.6% विद कंपेयर टू दिसंबर 2019। तो दिसंबर 2020 में जो इंपोर्ट्स हैं वो दिसंबर 2019 के इंपोर्ट से 7.6% ज्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है यहाँ पे। फिर आगे और कुछ बताई जा रही है। इंडिया इज दस अ नेट इंपोर्टर इन दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 में इंडिया एक नेट इंपोर्टर बन गया है। ट्रेड डेफिसिट हो गई है $15.71 बिलियन। ठीक है भाई, ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। उसके बाद क्या इस साल में किसी महीने में ट्रेड सरप्लस हुआ है इंडिया का, यानी इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जून 2020 में इंडिया में ट्रेड सरप्लस देखने को मिला था डेकेड्स के बाद। ठीक है भाई, जुलाई 2020 में के बाद, मतलब जुलाई 2020 के बाद सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट इस साल में अगर किसी महीने में देखने को मिला है तो दिसंबर 2020 में देखने को मिला है। कितना? $15.71 बिलियन का, जो अभी आपको बताया। और अप्रैल से दिसंबर 2021 में जो कंट्री के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हैं ये कितना घटे हैं? 15.8% घटे हैं। किससे? अप्रैल टू दिसंबर 2019-20 से। तो भाई मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स अप्रैल टू दिसंबर 2021 कितने हो गए हैं? $200.55 बिलियन। और अप्रैल टू दिसंबर 2019-20 कितने थे? $238.27 बिलियन। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 16%। उसके बाद यहां पे और बहुत से फिगर्स दे रखे हैं दोस्तों। प्रॉब्लम यह है कि ये फिगर्स हर मंथ में चेंज होते हैं। मंथ वाइज डाटा रिलीज होता है, पीआईबी में पब्लिश होता है। पीआईबी से मैं ये न्यूज निकाल के आपके सामने लेके आता हूं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल मीडिया हाउस है। तो अब ये तो भाई हर महीने का डाटा है। अब हर महीने का डाटा तो आप रट के रख नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस महीने में पॉजिटिव ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स किसमें देखने को मिला है? तो ऑयल मिल्स में, आयरन ओर में, कारपेट में, फार्मास्यूटिकल्स में, स्पाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, केमिकल्स में। नेगेटिव एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट किसमें देखने को मिली है? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल सीड्स, लेदर एंड लेदर मैन्युफैक्चरर्स, कॉफी, रेडीमेड गारमेंट्स ऑफ ऑल टेक्सटाइल्स। तो ये तो भाई महीने महीने का डाटा है, तो एक लिमिट से ज्यादा तो आप इस चीज को एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो आप बस देख लिया करो ताकि आपके दिमाग में एक बेसिक फिगर रहे, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जनरल स्टडीज पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में ये चीज आपको काम आएगी। फिर एक और न्यूज निकल के आ रही है, राबी फ्रूट ग्रेन आउटलेट लाइकली टू एक्सीड प्रीवियस रिकॉर्ड। अगर आप बात करो तो जो कंट्री का राबी फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, अब ये स्टेटमेंट किसकी तरफ से आया? स्टेटमेंट आया एग्रीकल्चरल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से। तोमर साहब ने ये बोला है कि कंट्री की जो राबी फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वीट को मिला के 2020-21 क्रॉप ईयर में। अब एक बात मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चरल जो ईयर चलता है ना वो जुलाई से जून चलता है। तो 2020-21 वाला जो क्रॉप ईयर है वो कब से कब तक चलेगा? जुलाई 2020 से जून 2021 तक। जुलाई 2020 से जून 2021 तक चलेगा एग्रीकल्चरल ईयर। ठीक है भाई, तो जो कंट्री का राबी फूड ग्रेन प्रोडक्शन है जिसमें व्हीट इंक्लूडेड है, ऐसा बोला जा रहा है कि पिछले साल का जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था राबी के समय पे वो था 153.27 मिलियन टन। तो 150 पिछले साल का कब से कब तक होगा? तो पिछले साल का होगा जुलाई 2018 से जून 2019 तक। तो जुलाई 2018 से जून 2019 तक कितना था? 153.27 मिलियन टन। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा मैं ईयर गलत बोल गया हूं। ये 153.27 मिलियन टन था आपका जुलाई 2019 से जून 2020 तक। तो जुलाई 2019 से जून 2020 तक ये था 153.27 मिलियन टन। और उसके बाद इस बार का जो एक्सपेक्टेड है राबी का प्रोडक्शन इन द टाइम पीरियड ऑफ जुलाई 2020 टू जून 2021। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2020 से जून 2021 तक में आपका राबी खरीफ दोनों आ गया। राबी विंटर क्रॉप होती है। राबी की जो सोइंग होती है ना वो लगभग अक्टूबर में होती है और ये मार्च फरवरी और अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल के लगभग इसकी हार्वेस्टिंग होती है अलग अलग देश में अलग अलग टाइम पीरियड पे। तो राबी को बोला था विंटर क्रॉप्स, खरीफ को बोला था समर क्रॉप्स, और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसमें एक क्रॉप उगाई जाती है जिसको बोला था ज़ैद क्रॉप्स, जिसमें वाटरमेलन इस टाइप की चीजें उगाई जाती है। ठीक है भाई, तो पिछले साल, पिछले एग्रीकल्चरल ईयर में ऐसा बोला जा रहा है कि 153.27 मिलियन टन ऑफ राबी क्रॉप ग्रो की थी, टोटल राबी क्रॉप। इस बार हो सकता है वो रागी क्रॉप ज्यादा ग्रो हो। वैसे तो 2021 क्रॉप ईयर के लिए सेंटर ने फूड ग्रेन आउटपुट का टारगेट बनाया था 301 मिलियन टन,
और इसमें यह एक्सपेक्ट किया गया था कि राबी सीजन में क्रॉप की ग्रोथ होगी 151.65 मिलियन टन, बट हो सकता है कि 153.27 मिलियन टन, जो कि पिछले साल का रिकॉर्ड है, उसको इस बार क्रॉस कर दिया जाए। तो यहां पे हमारे फार्मर्स की तारीफ करते हुए तोमर साहब क्या बोल रहे हैं कि कोविड-19 के पैंडेमिक के बावजूद भी हमारे किसान खेतों में उतरे और उन्होंने पैदावार करी। फिर यहां पे मिनिस्टर साहब कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। वो रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि सरकार 2 नए फार्म लॉज लेके आई है मार्केटिंग में, जिसके चलते फार्मर्स को कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है, जिससे किसानों को मदद मिली है। तो ये सब चीजें बताई जा रही हैं, सरकार ने ये सब चीजें करी हैं किसानों के लिए। उसके बाद जिस इलाके पे वीट को सो किया जा रहा है वो इलाके 4% से बढ़ा है। ठीक है, तो इस राबी सीजन में वीट सोइंग एरिया 4% से बढ़ा है। कितने पे पहुंच गया? 325.35 लाख हेक्टेयर्स पे। पल्सेस का इलाका 5% से बढ़ा है। कितने पहुंच गया? 154.8 लाख हेक्टेयर्स पे। पैडी का इलाका थोड़ा सा कम हुआ है, 14.83 लाख हेक्टेयर्स पे आ गया था। पहले कितना था? 15.47 लाख हेक्टेयर्स। कोर सीरियल जिस इलाके में ग्रो की गई है राबी सीजन में, द एरिया अंडर कोर सीरियल्स वाज डाउन सो फार दिस राबी सीजन at 45.12 lakh hectares compared to 49.9 lakh hectares. लास्ट ईयर कोर सीरियल राबी सीजन के दौरान 49.9 लाख हेक्टेयर्स पे उगाए गए थे। इस बार 45.12 लाख हेक्टेयर्स पे उगाए गए हैं। ऑयल सीड्स का जो सोइंग एरिया था वो बढ़ा है कितना? 80.61 लाख हेक्टेयर से पहुंच गया। पिछले साल कितना था? 75.93 लाख हेक्टेयर्स। ओके, फिर फाइनली डाटा निकल क्या रहा है? टोटल सोइंग अंडर वेरियस राबी क्रॉप्स has increased to 620.71 lakh hectares from 603.15 lakh hectares। तो पिछले साल राबी क्रॉप्स की जो टोटल सोइंग थी वो थी 603.15 लाख हेक्टेयर्स 2019-20 क्रॉप ईयर में, और अब पहुंच गई 620.71 हेक्टेयर्स। तो 603 से लगभग 620 पे आ गई है वो जमीन जहां पे राबी क्रॉप्स को सो किया गया है। ठीक है भाई। In 2019-20, the country's overall food grain production stood at a record 296.65 million tons। तो भैया गवर्नमेंट का 2019-20 का जो डाटा है वो बोलता है कि 296.65 मिलियन टन्स का फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है राबी, जैद और खरीफ तीनों को मिला के। इस बार का टारगेट कितना था? इस बार का टारगेट था 301 मिलियन टन्स। वो पूरा होगा या नहीं होगा वो आगे आने वाले समय में हमको पता चलेगा। क्योंकि ये पूरे साल का डाटा है राबी और खरीफ का, तो इस डाटे को अपने नोट्स में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जनरल स्टडीज पेपर 3 में आपको ये चीज काम आएगी। फिर आगे बात करते हैं। ईरान प्लान्स टू एनरिच यूरेनियम अप टू 20% प्योरिटी सेज IAEA। ईरान ने यूनाइटेड नेशंस की न्यूक्लियर वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बोला, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पे मैंने वीडियो बना रखी है, इसको मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको ये ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा, आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज की प्लेलिस्ट में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो ईरान ने यूनाइटेड नेशंस को बताया है कि हम अपने यूरेनियम को 20% तक एनरिच करने का प्लान बना रहे हैं। जब 2015 का ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था, उससे पहले ईरान 20% प्योरिटी लेवल पे पहुंच चुका था। अब फिर से 20% प्योरिटी लेवल पे ईरान पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कहां पे कोशिश कर रहा है? फॉर्दो नाम की साइट है ईरान की, जो कि माउंटेन के अंदर दबी हुई, वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब सारी इंफॉर्मेशन ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को दी है, और ईरान ने सीधे सीधे बोला है IAEA को कि हम इसलिए कर रहे हैं ये क्योंकि 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के अंदर वॉशिंगटन ने JCPOA से अपने आप को वापस खींच लिया था, और यूएस ने फिर से तेहरान के अगेंस्ट सैंक्शंस लगा दिए थे। हमने इस JCPOA को इसलिए साइन किया था कि हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटे, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके, हमारे लोगों को नौकरियां मिल सकें। बट आप हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हो, तो हम भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पे ईरान प्रेशराइज इसलिए कर रहा है क्योंकि जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, और जो बाइडेन ने बोला है कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन को मैं साइन करूंगा, JCPOA को मैं साइन करूंगा, तो कहीं ना कहीं ईरान ये चाहता है हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटा लो, और ईरान के ऊपर से सैंक्शंस नहीं हटाए जा रहे हैं। ये सब बात यहाँ पे निकल के आ रही है। अगर आप बात करो फोर्डो फैसिलिटी ऑफ ईरान की, तो फोर्डो फैसिलिटी ऑफ ईरान एक माउंटेन के नीचे है। माउंटेन के नीचे होने का फायदा क्या है कि अगर इसके ऊपर कोई एरियल इम्बार्डमेंट करता है, बॉम्बार्डमेंट करता है इजराइल या USA, तो इस फैसिलिटी को कुछ नहीं होगा। ईरान फोर्डो में फर्स्ट जनरेशन IR-1 सेंट्रीफ्यूज के थ्रू इनरिचमेंट कर रहा है। ईरान को जितना इनरिचमेंट करने की परमिशन दी गई है JCPOA के अंदर, वो कितना है? 3.67%। अभी के लिए ईरान 4.5% पे है, लेकिन वो ये बोल रहा है कि 20% तक हम पहुंचेंगे, और फाइनली टारगेट इनका क्या है? 90% पहुंचने का, जो कि वेपन्स ग्रेड पहुंच जाएगा। मतलब अगर आप 90% तक इनरिचमेंट कर लेता है ईरान, तो ईरान के पास भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाएगा।
तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। जो बाइडेन ने बोला है कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा मैं ईरान के साथ ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन था इसको मैं रिन्यू कर दूंगा। लेकिन अब कब रिन्यू होता है और ईरान किस हद तक एडमेंट रहता है ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि ईरान के रिसेंटली एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजदेह को मार दिया, कासिम सुलेमानी को मार दिया। तो ओवरऑल ईरान भी बोल रहा है कि बहुत हुआ तुम लोग की बकवास, अब मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। देखते हैं, अगर हो सकता है ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटा दिए जाएं, जो कि हटाने चाहिए, क्योंकि ईरान के पास भी एज अ कंट्री अधिकार है कि वो ग्रो करे, उनके लोगों को नौकरियां मिले, वो भी बाकी देशों की तरह जी सके। उनको सैंक्शंस के अंदर दबा रखा है यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने, वो सैंक्शंस हटने चाहिए। जनरल स्टडीज पेपर 1 में ये चीज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।